बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है विकास विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर अभी तक मुझे सिलेबस नहीं पता है। अब आपको पता है 12 तारीख को पेपर है, लेकिन उनको अभी तक सिलेबस नहीं पता है। सर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भेज दीजिए, सर मुझे इस चैप्टर के नोट्स भेजिए, ये भेजिए वो भेजिए, बहुत सारी चीजें। आपको पता है कि एक साल पूरा टाइम मिला आप लोग को तैयारी करने के लिए, लेकिन हमने नहीं पढ़ा। भाई कुछ भी रीजन हो सकता है। कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि मेरे स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं हमारे फैकल्टी नहीं थे, ये है वो है। 10 रीजन है, छोड़ो वो सारी बात, छोड़ो सिलेबस क्या क्या आएगा वो भी छोड़ो। आपको जो मैं बता रहा हूं बस वो चीज देख लो, ठीक है। आपको मैंने 2 चीज कराया। पहला चीज तो मैंने सैंपल पेपर कराया, किस हिसाब से पेपर आने वाला है मैंने वो चीज बता दिया। दूसरा चीज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आ गया हूं। इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 8 से 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको करने होंगे, ठीक है। यानी कि 2 अगर वीडियो को देख के कर लेते हो तो आई कैन गारंटी कि नहीं कुछ तो 25 से 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए, अगर आप बिल्कुल भी अभी तक नहीं पढ़े। लेकिन अगर आप पढ़े हैं और थोड़ा सा सेंस का यूज करेंगे, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन कोई हाई फाई सब्जेक्ट नहीं है, दिमागों का यूज करके। हमारे टाइम पे क्या होता था, हमारे टाइम पे टीचर भी नहीं होते थे, लेकिन हम खुद से पढ़ते थे, है ना। तो इस वजह से हमें चीजों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान होता था। तो ऐसे ही आपको क्या करना, थोड़ा सा दिमाग यूज करना, बाकी हमारी वीडियो को देखना है, सैंपल पेपर को कर लेना। आई कैन गारंटी कि 25 से 30 नंबर कहीं नहीं गए अगर आप बिल्कुल भी अभी तक नहीं पढ़े हो तो, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, सर सैंपल पेपर कहां मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड करो। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं इसके नोट्स कहां मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाई चांसली अगर कोई फिर दिक्कत होता है तब जाके व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करो, अदरवाइज आप लिंक के थ्रू डाउनलोड कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फिजिकल एजुकेशन का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबको पता है, और विकास स्टडी पॉइंट तो हमेशा आप लोग के लिए खड़ा ही है। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। कई सारे बच्चे कहते हैं मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया, तो बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। यहां पे देखिए बात करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विशेष शिक्षण शिक्षक के योगदान पर प्रकाश डालिए। अब यहां पे हम बात करते हैं, विशेष का मतलब होता है जो होता है जरूरी, शिक्षण का मतलब होता है कि जो होता है ट्रेनर, ठीक है। और शिक्षक का मतलब होता है जो कि उस चीज को पढ़ाता है, मतलब पढ़ाने को शिक्षक ही बोलते हैं एक तरीके से। इनका योगदान क्या होता है? अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 टाइप्स के मनुष्य होते हैं। मनुष्य पहला एक तो होता है जो बिल्कुल ही परफेक्ट होता है, फिजिकली रूप से बिल्कुल परफेक्ट होता है, और दूसरा वो होता है जो डिसेबल होता है, चाहे बचपन से हो या फिर आगे चल के क्या होता है कि छोटाई पे कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा, है ना। इस तरीके से वो क्या होता है, डिसेबल हो जाता है, विकलांग हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, उन बच्चों के लिए एक विशेष प्रकार का ट्रेनर नियुक्त किया जाता है, ताकि वो उनको शिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दे पाए। आपको पता है ऐसे बच्चे जैसे मान लो कि कोई चल नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है कि उनको परफेक्ट वाले जो बच्चे हैं उनके साथ दौड़ाया नहीं जाएगा। उनके लिए अलग से बैचेस बनाए जाएंगे, अलग से चीजें बताई जाएंगी, कैसे चलना है, कैसे दौड़ना है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। हर एक चीज उनको स्पेशल देनी पड़ेगी। मान लो जो ब्लाइंड है, जो बच्चा देख नहीं सकता, उसके लिए जाहिर सी बात है वो हमारी पुस्तकें थोड़ी नहीं पढ़ पाएगा, दिखाई तो देगा नहीं। तो उनके लिए अलग से पुस्तकें आती हैं जो उभारदार होते हैं, जिसको उसको टच कर करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा चीज है जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दिया जाता है। चीजें कंफर्म हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि विशेष शिक्षण शिक्षक के योगदान निम्नलिखित है। क्या क्या है देखिए, विद्यार्थियों के कौशल का आकलन करना। पहले चीज तो विद्यार्थी है कैसा, उस चीज का आकलन करना यानी कि जानना। आगे, जिससे वे अपनी जरूरतों का निर्धारण कर सकते हैं, जिससे अकॉर्डिंग टू, अगर बच्चे के हिसाब से हम अगर किया जाए, टीचर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट के हिसाब से चीजों को बताए। जैसे आप देखते हो कि क्लासेस में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो टीचर कैटेगराइज कर लेता है कि ये बच्चे इंटेलिजेंट है, बच्चे मीडियम क्लास के हैं, बच्चे बिल्कुल ही लो क्लास के हैं, है ना। तो क्या करता है, सबसे ज्यादा जो टीचर ध्यान देता है वो छोटे वाले बच्चे, मतलब जो लो क्लास के बच्चे उस पर ध्यान देता है, क्योंकि अच्छे पढ़ने वाले अच्छे नंबर ला तो सकते हैं, लेकिन उनको कौन देखेगा, जो लो क्लास के बच्चे हैं, तो उनको ज्यादा ध्यान देना होता है। ऐसे ही इसमें भी चीजों को डिवाइड कर दिया जाता है और उनकी जरूरतों को भी निर्धारित कर दिया जाता है। आगे,
अपने शिक्षण नियोजन को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, आगे दूसरा लिखा है कि विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार अनुकूलित पाठों का निर्माण, यानी कि उनके अकॉर्डिंग सब्जेक्टों का, उनके अकॉर्डिंग लेसनों का निर्माण किया जाता है, उनके पाठों का निर्माण किया जाता है। आगे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग से शिक्षा का कार्यक्रम विकसित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू बच्चा, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट चीजों को बनाया जाता है ताकि उस बच्चे के लिए सूट कर पाए। आगे एक विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार क्रियाओं की योजना बनाना। अब एक जो व्यक्ति, एक जो बच्चा है वो क्या चीज कर सकता है, कितना कर सकता है, उन्हीं के अनुसार वो योजनाएं बनाई जाती है, क्योंकि इसमें हर एक स्टूडेंटों की रिक्वायरमेंट को चेक की जाती है। अब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपको बुखार है तो बुखार की दवाई देगा ना, किसी को दर्द की दवा मतलब देता है, क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में दर्द होता है, किसी को कोई और दवाई देता है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि पेशेंट कैसा है। तो ऐसे ही विद्यार्थी कैसा है उन्हीं के अनुसार शिक्षक डिसाइड करता है कि इनको क्या चीज देनी चाहिए। आगे व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम का पूरे साल नवीनीकरण करना, यानी कि हर साल क्या होता है कि जो पाठों को दोबारा चेंजेस करना, देखना कि क्या चीज सही है, क्या चीज और बेटर कर सकते हैं, ये सारा चीज करें, यानी कि नवीनीकरण करना। ठीक है, जिससे विद्यार्थियों की उन्नति और लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद मिले, जिसकी वजह से विद्यार्थी उन्नति करें और जो विद्यार्थी जो टारगेट बना रखे हैं उनको वो अचीव कर पाए। तो ये था पहला क्वेश्चन। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, और जाहिर सी बात है समझ में आए क्योंकि इतने बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हर एक चीज आपको पढ़ाई जाती है, जैसा कि आपको पता है। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और आगे चल के बहुत सारा चीज आप लोग के लिए होने वाला है। सारे कंटेंट वगैरह सब चीज आपको ऐप पे मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम ऐप भी डिजाइन करवा रहे हैं और आपको सारा चीज वहीं पे मिलेगा। आगे बात करते हैं। दूसरा लिखा है कि पैरालंपिक खेलों के प्रारंभ उद्भव के बारे में संक्षेप में लिखिए। पैरालंपिक क्या है? पैरालंपिक क्या है, इस चीज को हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये स्टार्ट कब से हुआ पैरालंपिक, देखिए हुआ यूं था कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध काफी लंबा चला था, जैसे कि आपको पता 1939 यानी कि 1939 से लेकर 1945 तक चला था। इस युद्ध में काफी जान माल की हानि हुई थी, काफी लोग विकलांग हुए थे, काफी लोग को मतलब चोट लगा था, बहुत सारा चीज, काफी लोग का देहांत हो गया था। ठीक है, तो अब ऐसे जो लोग थे जो विकलांग हो चुके थे या डिसेबल हो चुके थे, उन लोगों के लिए कुछ योजनाएं निकाली गई, कुछ खेल निकाला गया, और इन खेलों का जब आयोजन किया गया तो आगे चल के इन्हीं खेलों का नाम पैरालंपिक रख दिया गया, और जिसकी वजह से ये जो डिसेबल वाले जो लोग हैं वो भी इन खेलों में भाग ले पाए। अब जैसे आप देखते हो कि अगर सपोज कोई बच्चा है जिसके पैर नहीं है तो क्या रेस में दौड़ पाएगा? तो आप कहोगे नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में जो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैर नहीं है उनको उसके संगत में दौड़ाया जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ऐसा खेल बनाया गया, ठीक है, पैरालंपिक बनाया गया, जिसमें जो विकलांग व्यक्ति हैं, विकलांग जो लोग हैं उनको भी जगह दी गई ताकि वो चीज कर पाए। अच्छा, तो ये जो होगा पैरालंपिक। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों को काफी भीषण पीड़ा से गुजरना पड़ा था, और काफी लोग युद्ध की भीषणता को याद करके कांप उठते हैं, क्योंकि ये इतना भयानक ही था। ठीक है, आगे यह युद्ध दर्दनाक समझते हुए सर लुडविग गल्टमैन ने सन 1948 में लंदन के विभिन्न अस्पतालों में शारीरिक रूप से विकलांग हुए लोगों की प्रतियोगिता का आयोजन किया, यानी कि एक प्रतियोगिता आयोजित की, और जो कि क्या रहा, सफल भी रहा, और साथ ही साथ सहारा गया मतलब लोगों के द्वारा सपोर्ट भी इसको मिला। आगे इसी से प्रेरित होकर 1960 के रोम ओलंपिक के दौरान लुडिंग गटमा 400 विकलांग खिलाड़ियों को एकत्रित किए और खेल का आयोजन किए, और इन खेलों में पैरालंपिक का नाम, यानी इसी खेलों को आगे चलकर पैरालंपिक का नाम दे दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक संस्था जो कि समर और विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन करती है। अच्छा, इसका मुख्यालय वॉन जर्मनी में है। ठीक है, जर्मनी में, याद रखिएगा वॉन जर्मनी में है। आगे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक का सिंबल 3 रंगों का होता है, जैसे कि आपको पता है 3 रंग होते हैं, इस वजह से लाल, नीला, हरा होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मोटो स्पिरिट। ठीक है, मोटो स्पिरिट इन मोशन भी कहा जाता है। ठीक है, मोटो स्पिरिट इन मोशन भी कहा जाता है। तो ये चीज है पैरालंपिक क्या हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ये सारा चीज आपको मैंने बता दिया, एक बार और रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, जीवन शैली में बदलाव के द्वारा स्वास्थ्य के खतरों जोखिमों को कैसे रोका जा सकता है। आज के टाइम पे आपको पता है
कि आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो, घर में बैठे भी हो, तो भी आप अपने बॉडी में रोगों को जगह दे रहे हो। रोग का मतलब होता है बीमारियों को जगह देना। कैसे? हम देखते हैं कि बैठे रहते हैं, और बैठे रहते हैं, जाहिर सी बात है दो काम करेंगे, या तो हम फोन चला लेंगे या तो हम टीवी देख लेंगे। और खासकर जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां मतलब देखो मैं किसी को ऐसा करके नहीं बोल रहा, बट मैं बता रहा हूँ, खासकर जो लड़कियां होती है वो नाटक देखना पसंद करती हैं। लड़के तो नाटक वैसे नहीं देखते हैं, ठीक है, वो फोन में लगे रहते हैं, पबजी खेलो, ये खेलो, वो खेलो, मतलब फोन में लगे रहते हैं लड़के, और लड़कियां नाटक वगैरह में लगी रहती है, ये देख लो, वो देख लो, ये नहीं तो बहुत सारी वीडियोस बनाने में लगी रहती हैं। तो आप देखो, इसका भी हमारे पास समय निर्धारित नहीं होता है, टीवी देखने का भी हमारे पास समय निर्धारित नहीं होता है, तो हम बार बार टीवी को देखते रहते हैं और आगे चलकर हमारे आंखों पे इफेक्ट करता है। तो यही चीज है कि बीमारियों को हम जगह दे रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ देखते हो कि अगर आप बैठे रहो दिन भर, रात भर बैठे रहोगे, खाते रहोगे, पीते रहोगे, तो मोटापा तो बढ़ेगा ही, है ना। मोटापे धीरे धीरे आपको फैट बढ़ने लगेगा, ठीक है। फिर आप उसको लूज करने के लिए एक्सरसाइज करोगे, ये करोगे, वो करोगे, बहुत सारी चीजें जो कि लूज करना मतलब एक तरीके से मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर देखो रोग जगह बहुत अच्छे से बना लेता है, लेकिन उसको खत्म करना या उसको समाप्त करना बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। इसी वजह से चीजों को बहुत ही अच्छे से किया कीजिए, ताकि आप बिल्कुल ही फिट एंड फाइन रहें। तो देखिए क्या लिखा है कि स्वस्थ जीवन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से बिंदु हैं जी? पहला है मोटापा, उच्च रक्तदाब, हृदय, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक तो मोटापा पर ध्यान देना चाहिए, और एक आप देखते हो ना ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, लो हो जाना, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। दूसरा, भोजन के समय स्वास्थ्यप्रद आदतें। अब भोजन करते हैं तो जाहिर सी बात है भोजन करने से पहले हमें हाथ धो लेना चाहिए, ठीक है, और फिर खाना खाना चाहिए, फिर आगे चल के फिर हमें हाथ धो लेना चाहिए, ठीक, ये चीज देखना चाहिए। और साथ ही साथ क्या आप पदार्थ क्या खा रहे हो, कौन सी ऐसी चीजें आप जो खा रहे हो। हम देखते हैं कि ऐसी चीजें हमें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है। चाउमीन हमें बहुत अच्छा लगता है, बर्गर हमें बहुत अच्छा लगता है। आपकी बात मैं कर ही रहा हूँ, साथ ही अपनी बात भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको ही दोष नहीं दे रहा हूँ, अपने आप को भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं जो कि स्वाद में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारे बॉडी के लिए हार्म होता है, यानी कि नुकसानदायक होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे दूरदर्शन हो गया, है ना, हम दूरदर्शन देखते हैं, यानी कि टीवी। इसके अलावा देखते हैं टीवी देखने की समय सीमा की अवधि कोई नहीं है। आगे चल के धूम्रपान को त्यागना। अगर हम धूम्रपान त्यागेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है बीमार तो होंगे ही होंगे। तो ये जितनी भी चीजें आपको सावधानियां बताई जा रही है कि अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हो तो एक्सरसाइज करो जी, भोजन को नियमित तौर से करो, साथ ही साथ टीवी को कम देखो, साथ ही साथ धूम्रपान को त्याग दो, मतलब एक तरीके से सिगरेट पीते हैं उन चीज को त्याग दो, और पर्याप्त निद्रा लेना। हम फोन में लगे रहते हैं, 2 या 3 बज जाते हैं सोते सोते, फिर 3 बज गए, उठेंगे हम 8 बजे 9 बजे, और फिर उसके बाद अपना दिनचर्या स्टार्ट करेंगे, तो पर्याप्त निद्रा भी नहीं ले पाएंगे तो उबासी आएगी, ये सारा चीज आते ही रहता है, ठीक है। आपको पता है चोट के बचाव, इसमें क्या है कि अगर आप स्वास्थ्य रखना चाहते हो, जाहिर सी बात है चोटों से बच के रहो, क्योंकि एक बार चोट लगने के बाद क्या होता है, जिंदगी भर का हो जाता है। अगर आपको मान लो कि आप जा रहे हो कहीं पे और आपको चोट लग गया, पैरों में चोट लग गया, तो निशान हमेशा के लिए रह जाता है। खुदा न खास्ता अगर हड्डी टूट गई या कुछ और हो गया तो मतलब एक तरीके से आप देखते हो कि वो जीवन भर के लिए हो जाता है, ठीक है। तो चोटों से बचाव करके भी रहना है। और आगे चल के मदिरा की सीमित मात्रा, यानी कि अगर दारू शराब सिगरेट जो भी यूज कर रहे हो बहुत ही सीमित मात्रा कर लो, ठीक है। क्योंकि कई सारे लोग ऐसा बोल के पीते हैं कि डॉक्टर भी बोलता है, डॉक्टर भी रिकमेंड करता है कि शराब पियो, अल्कोहल पियो, तो डॉक्टर ये थोड़ी नहीं बोलता है कि लाओ जी बोतल घटकाया जाओ, ये थोड़ी नहीं बोलता है डॉक्टर। तो ठीक है, यही है। तो मदिरा का सीमित मात्रा, यानी कि कोई भी चीज करो सीमित मात्रा में करोगे तो फायदेमंद रहेगा। तो अब क्या है, अगर सपोज ये आपके क्वेश्चन पूछ लेता है जी 6 नंबर में या फिर 5 नंबर में आपसे पूछ लेता है, तो आप करोगे क्या? ऐसे लिख के आ जाओगे? नहीं, आपको इनमें से कोई 5 पॉइंट लिखना है और उसको एक्सप्लेन कर देना। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ना, ऐसे आपको एक्सप्लेन करके यानी कि लिख के चले आना है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अगला बात करें तो लिखा है कि क्वेश्चन 4, शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। यानी कि शारीरिक पुष्टि क्या होती है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, शारीरिक पुष्टि भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है, और सुयोग्यता क्या होती है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। शारीरिक पुष्टि क्या होती है, जैसे आप देखते हो कि कोई भी काम करते हो, सपोज मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मेरी एक कैपेबिलिटी क्या है पढ़ाने की, सपोज मैं 8 घंटे लगातार पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो मेरी एक समय सीमा कितनी, 8 घंटे है। लेकिन होता यूं है कि अगर सपोज 8 घंटे के बाद कोई बच्चा आता है, कहता है सर मुझे ये बता दो, मेरा कल पेपर है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरा फर्ज है पढ़ाना। तो मैं 1 घंटा और पढ़ाऊंगा,
तो ये शारीरिक सुयोग्यता क्या कहती है, शारीरिक पुष्टि क्या कहती है कि आप किसी काम को निरंतर करते हुए जा रहे हो और एक समय सीमा के बाद आप फिर वो काम कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपकी बॉडी कितना काम कर रही है। यानी कि 8 घंटे के बाद आप जो कार्य करोगे वो कितनी एनर्जी के साथ काम करोगे, वो क्या डिपेंड करेगी, आपकी शारीरिक पुष्टि डिपेंड करेगी। अगर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, डाइट अच्छे से लेते हैं, सारी चीज परफेक्ट है, तो आप 8 घंटे के बाद आगे 2 घंटे 3 घंटे भी एक्स्ट्रा पढ़ा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शारीरिक पुष्टि अगर आपकी कम है तो आपको फर्क पड़ जाएगा। सुयोग्यता क्या होती है, आप किसी भी काम को करने में कितने योग्य हो, कोई कार्य कैसे कर पाते हो, ये योग्यता डिसाइड होती है। तो यही चीज है। शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करने वाले कार्य क्या है, पहला है नियमित व्यायाम। आप देखते हो जैसे मान लो कि स्टेमिना, मैंने क्या बोला कि मान लो कि मैं पुशअप्स मारता हूँ, एक बार में मैं 10 मार सकता हूँ। अब कोई मेरे से कहेगा 11 मार के दिखाओ तो मार दूंगा मैं। अगर कोई कहेगा 15 मार के दिखाओ तो जाहिर सी बात है नहीं लगेगा। कोई कहेगा 20 मार के दिखाओ तो बिल्कुल ही लगेगा, मैं लेट जाऊंगा, नहीं लग पाएगा, है ना। ऐसी चीज होती है, चाहे मैं चाहे आप, या जो भी आपकी कैपेबिलिटी है उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आप नियमित एक्सरसाइज करते रहो तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि 20 जैसे आप 10 मारते थे वैसे आप 20 भी मार सकते हो। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसी को बोलते हैं अगर हम नियमित व्यायाम करेंगे तो इससे हमारी क्या होगी, जो हैबिट है, एक तरीके से आप बोल सकते हो जो काम करने की जो अवधि है आपकी वो बढ़ सकती है, स्टैमिना बढ़ेगा आपका किसी भी कार्य को करने के लिए। दूसरा है प्रशिक्षण की मात्रा, प्रशिक्षण आप कितना अपने आप को ट्रेंड कर रहे हो, ये भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना अपने आप को ट्रेंड कर रहे हो, कितना अपने आप को टारगेट देते हो, वो सारी चीज में आ जाएगा। आगे आराम तथा शिथिलता, आपको अपने बॉडी को आराम दोगे तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी रिकवर करके कोई कार्य करेगी। आप जैसे देखते हो आप जिम जाते हो, सपोज लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, लड़कियां भी जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। सपोज लड़के जाते हैं जिम, तो देखते हो कि डंबल उठाते हैं हम, तो 10 मारते हैं, 10 मारने के बाद क्या करते हैं, रख देते हैं डंबल को, ठीक है। और फिर उसके बाद हम सेट लगाते हैं ना, जैसे 12 10 8 करके सेट लगाते हैं ना, तो पहले मान लो मैंने 12 मार लिया, उसके बाद क्या करता हूँ, डंबल रख देता हूँ। फिर उसके बाद जैसे 40 सेकंड 50 सेकंड या 1 मिनट हो जाता है, फिर डंबल उठाया, फिर मारा, कितना 10 मार लिया हाई वेट करके, फिर उसके बाद फिर 8 मारा। अच्छा, लगातार अगर मैं यही चीज कंटिन्यू 30 मारूं तो क्या लगेगा मेरे से, नहीं लगेगा ना। तो आराम देना जरूरी है कि नहीं है। तो आराम जब हम अपने बॉडी को देते हैं तो हमारी बॉडी दोबारा से रिकवर कर लेती है। तो वही लिखा है आराम तथा शिथिलता, ठीक है। आगे शिथिलने का मतलब एक तरीके से, जैसे कई सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, शिथिलने का मतलब होता है कोई काम आप लगातार कर रहे हो और काम में ढील दे देना या रुक जाना, उसी को शिथिलता बोलते हैं। आगे आयु भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे हमारे देखते हो एज, छोटे जब होते हैं तो इतना ज्यादा शक्ति नहीं होती है, जब मेच्योरिटी आती है तो बहुत ज्यादा शक्ति होती है, और जब एक टाइम एज के बाद जब हमारा आता है 50-60 साल के बाद तो हम बिल्कुल ही कमजोर हो जाते हैं। तो एज भी कहीं ना कहीं शारीरिक पुष्टि में हेल्प करता है। जैसे आप देखते हो आपके पापा बोलते होंगे कि मैं तेरे जैसा था तो ये कर लेता था, वो कर लेता था, है ना। हम कहते हैं कि आप जब थे तब थे, लेकिन अब हम हैं, ठीक है। तो हम ये चीज बोलते हैं ना, तो वही चीज है कि समय के हिसाब से सारा चीज है, आयु के हिसाब से सारा चीज होता है। आगे लिंग में भी अगर देखा जाए, जैसे आप देखते हो कि लड़कियां हैं, अब लड़कियों से कहोगे 50 किलो वेट उठाओ या 100 किलो वेट उठाओ तो शायद नहीं उठा पाए, या जो एक्सरसाइज करती हैं या नियमित उठाती हैं वो उठा सकती हैं, बाकी कोई नहीं उठा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखते हो कि बॉयज की बात कर रहे हैं तो बॉयज में भी है कि ज्यादातर जो बॉयज है मेहनत वाले काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है उठा लेंगे 50 किलो, कोई बड़ी बात नहीं, उठा लेंगे। तो आप देखते हो कि ताकत के मामले में अगर देखा जाए तो लड़कों को लड़कियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जाता है ना, ताकत के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि हर एक चीज में धीरे धीरे लड़कियां भी आगे हो रही हैं। आगे बात करते हैं बीमारी भी कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक पुष्टि को, शारीरिक सुयोग्यता को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर आप बिल्कुल बीमार नहीं रहोगे तो कोई कार्य बहुत अच्छे से कर पाओगे, बीमार रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिंपल चीज है। आगे आसन संबंधी प्रकृतियां का मतलब क्या होता है कि आप आसन अच्छे से करो, एक्सरसाइज अच्छे से करो तो आप कोई भी कार्य कर सकते हो। रहन सहन हो गया, हमारा रहना सहना, आहार हो गया, हम कैसे रह रहे हैं, क्या क्या पहन रहे हैं, क्या ओढ़ रहे हैं, किस हिसाब से अपना बात व्यवहार है, क्या है, कैसे है, आहार कैसा हम यूज करते हैं, ये सारा का सारा हमें शारीरिक पुष्टि पे इफेक्ट करता है। क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न उसी हिसाब से हमारे बॉडी में ताकत होगी। हम
बर्गर चाउमीन पिज्जा खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में ताकत थोड़ी ना आएगी, प्रोटीन वाली चीज खाओगे तो ताकत तो आएगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हमने डिस्कस किया। अब फिर वही वाली चीज आती है कि अगर पेपर में 5 नंबर का आए तो कोई 5 लिखो, उसको एक्सप्लेन कर दो, आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के प्रभावित करने वाले किन सिद्धांतों को नियमों तथा पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, विवरण कीजिए। सबसे पहले समझते हैं रूपांतरित शारीरिक शिक्षा क्या होती है। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट बनाया जाए। यानी कि अगर मान लो कि मुझे इंटरेस्ट है दौड़ में, ठीक है, तो मुझे दौड़ करवाया जाए। मुझे इंटरेस्ट है क्रिकेट में, तो मुझे जो ट्रेनिंग दी जाए क्रिकेट की दी जाए। यानी कि अनुकूल, मेरे लिए अनुकूल क्या है, मेरे लिए फेवर में क्या है कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं तो मुझे क्रिकेट जैसी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। अब ये नहीं कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं और मुझे टेनिस खिलाया जा रहा है, ये करवाया जा रहा है, तो क्रिकेट खेल पाऊंगा? नहीं खेल पाऊंगा ना। तो यही चीज है, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा को प्रभावित करने वाले क्या क्या चीज सिद्धांत है, उस चीज को हम देखना है। पहला लिखा है चिकित्सा प्रशिक्षण। इसमें आप देखते हो परीक्षण में चिकित्सा परीक्षण में क्या देखा जाता है कि आपकी बॉडी को किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको ट्रेंड किया जाता है। दूसरा, कार्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार किया जाए, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट के हिसाब से किया जाता है, कार्यक्रम तैयार किया जाता है। उपकरण आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। अगर आपको किस किस चीज के उपकरण है, आप जैसे देखते हो क्रिकेट खेलते हो तो आपको ग्लव्स चाहिए, जाहिर सी बात है, यहाँ पे पैड चाहिए, नीचे आपको लगाने के लिए चाहिए, साथ ही साथ प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीज चाहिए। तो ये उपकरण किस अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि ये डिसाइड करता है कि आप बनना क्या चाहते हो, खेलना क्या चाहते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, विशेष पर्यावरण प्रदान करना चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंट कैसा होगा वो भी इंपॉर्टेंट करता है। आगे, विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार नियमों का संशोधन किया जाना चाहिए, यानी कि आवश्यकता के अनुसार संशोधन किया जाना चाहिए कि किस किस हिसाब से क्या क्या, किन किन विद्यार्थियों को क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, उसी के अनुसार संशोधन किया जाए। जैसे आप देखते हो कि क्रिकेट में भी पहले कुछ और नियम थे, धीरे 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 चेंजेस करके बहुत सारे नियम को लागू किया जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, बोलते हैं ना चेंजेस इज द नेचर ऑफ लाइफ, यानी कि जो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो वही सारा चीज है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है कि स्पेशल ओलंपिक भारत पर टिप्पणी लिखिए। ये स्पेशल ओलंपिक भारत भी बनाया गया था किनके लिए, उन लोगों के लिए जो कि क्या है, बिल्कुल ही दिव्यांग है। तो ये देखिए लिखा है कि इस संस्था का गठन 2001 में शारीरिक तथा मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों में नेतृत्व के सामाजिक गुणों तथा स्वास्थ्य को विकसित करना है। यह संगठन राज्य स्तर पर, यानी कि राज्यों के स्तर पर भी होता है और राष्ट्र के स्तर पर भी होता है, यानी कि नेशनल और स्टेट दोनों पे होता है। आगे, उन्हें खिलाड़ियों का चुनाव करके अंतरराष्ट्रीय, यानी कि अब पहले राज्य खेलेगा, फिर नेशनल, मतलब पहले स्टेट खेलेगा, फिर नेशनल खेलेगा, फिर इंटरनेशनल खेलेगा, ठीक है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे चल के भारत में सन 2002 के पश्चात लगभग 23,750 प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया था। सन 1887 यानी कि 87 से लेकर 2013 तक कुल 671 स्पेशल ओलंपिक भारत एथलीटों ने 7 ग्रीष्मकालीन और 5 शीतकालीन विश्व खेलों में भाग लिया था। इन्होंने 246 स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल, ठीक है, 265 रजत पदक, इसके अलावा 27 कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया था। आज देश में लगभग 1 मिलियन एथलीट इस संस्था के साथ के सदस्य हैं तथा लगभग 84,950 प्रशिक्षण खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं, यानी कि खिलाड़ियों को ट्रेन करते हैं। और ये संस्था खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास करती है, यानी कि हर एक चीजों में डेवलपमेंट करने का कार्य करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं योग कितने प्रकार के होते हैं और यहाँ पे देखा जाए यम को विस्तृत रूप से समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर योग की मैं बात करूं, अगर आपके पेपर में आता है तो बिल्कुल ही ऐसे ही बनाना है, क्योंकि आप अगर चीजों को ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हो तो बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके बना दोगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। तो बीच में लिखो योग और आगे इसका लिख दीजिए, जैसे यम हो गया, समाधि हो गया, ध्यान हो गया, धारणा हो गया, प्रत्याहार हो गया, प्राणायाम हो गया, आसन हो गया, नियम होगा, बहुत सारी चीज। तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो बच्चे न्यू देख रहे हैं कि आप जाइए सैंपल पेपर को भी देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उसमें भी कराए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीजों को करेंगे तो ही अच्छे नंबर आ पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम समझते हैं यम क्या है। योग का पहला जो अंग है उसको यम कहा जाता है। यम अर्थात सामाजिक व्यवहार, अर्थात हम दूसरों के साथ कैसा
व्यवहार करते हैं, ठीक है, कैसा हम रिलेशन रखते हैं, कैसा हम उनके बिहेव करते हैं, वो सारा देखा जाता है, हमें यम में देखा जाता है। यह अंग व्यक्ति और समाज के लिए नैतिकता के नियम तय करता है और ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें देखा जाता है सत्य, आप सत्य कितना बोलते हो, है ना, यानी कि सत्य का अर्थ है विचार, शब्दों तथा कर्मों में सच्चाई रखना, हमें केवल सत्य बोलना चाहिए और झूठों से दूर रहना चाहिए। दूसरा लिखा अहिंसा, यानी कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ही ना करना। साथ ही साथ देखा जाए इसमें देखो लिखा है ना हिंसा ना करना, यानी कि लड़ाई झगड़ा ना करना। अस्तेत का मतलब क्या होता है, इसमें चोरी ना करना, क्या करना, चोरी नहीं करना है हमें, ठीक है, और इसके अलावा दूसरों के पैसे या सामान को अपने फायदे के लिए प्रयुक्त न करना, इसे क्या बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी कि हमारी एक ऐसी एज होती है जिसके बाद हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जैसे अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित कर हमें ब्रह्मचर्य के मार्ग को अनुसरण करना चाहिए, और इसका अर्थ है विवाह से पहले ब्रह्मचर्य और विवाह के पश्चात गृहस्थ आश्रम का अनुसरण करना चाहिए, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि विवाह से पहले भी हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और इसके अलावा विवाह होने के बाद एक टाइम के बाद हमें आश्रम का अनुसरण करना चाहिए, यानी कि बोलते नहीं मतलब क्या है कि जब घर गृहस्थी जब सारा चीज हो जाए तो उसके बाद प्रभु में ध्यान लगाओ और सत्य की खोज में लग जाओ, ये चीज है। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है कि अपरिग्रह का अर्थ है कि अनाधिकार की भावना या अवांछित संग्रह नहीं करना। अवांछित संग्रह न करने का मतलब क्या होता है, हमारी जो इच्छाएं होती है, हमें कार चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, एक निश्चित एज के बाद हमें ये सारी चीज त्याग देना चाहिए, ठीक है। तो यही लिखा है कि जिसकी आवश्यकता नहीं है उसकी हमें क्या कर देनी चाहिए, त्याग कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज है। तो अगर देखा जाए पतंजलि के अनुसार जो योग शास्त्र होता है वो 8 प्रकार के होते हैं, ये मैंने बताना भूल गया, तो ये 8 है टोटल, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सारी चीजें पढ़ लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे लिखा है कि किशोर अवस्था की समस्याओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो कि मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। जैसे किशोर अवस्था की क्या समस्याएं होते हैं, पहले लिखा है कि आक्रामक व्यवहार की समस्या। अब देखो ये स्थिति वो टाइम होता है जिस टाइम पे हम चिड़चिड़ापन ज्यादा महसूस करते हैं। जैसे देखते हो ना कि जब बच्चा छोटा होता है चिड़चिड़ा ज्यादा नहीं होता है, पेरेंट्स भी प्यार करते हैं, बच्चा भी पेरेंट्स के साथ मतलब घुल मिल के रहता है। लेकिन जब एज होती है हमारी 12-13 साल के बाद, जब हम 20-25 साल के होते हैं, तब चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम जिम्मेदारियों को देखने लगते हैं, दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें है ना। तो उस टाइम पे हम चिड़चिड़ापन ज्यादा महसूस करते हैं। तो ये लिखा है कि जो हमारा व्यवहार है वो आक्रामक हो जाता है, और साथ ही साथ देखा जाए तो चिड़चिड़े भी हम हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हम किसी भी कार्य को नकारने लगते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सारा चीज है। दूसरा लिखा है सामंजस्य और स्थिरता में कमी। सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल बिठाना। जैसे आप देखते हो कि जैसे 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 एक एग्जांपल में देखता हूँ, बहुत सारे केसेस आपने सुना है कि लड़का लड़की लेके भाग गया है, लड़का लड़की भाग गए दोनों, ठीक है, ऐसे आपने केसेस सुना है। तो आपने ऐसा तो कुछ सुना नहीं होगा बहुत पहले में। जैसे अधिकतर जो हमें केस देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिलता है कि लड़का 16 साल से लेकर मैं बता रहा हूँ 16 साल से लेकर आगे 30 साल तक के बीच के जो लड़के होते हैं अधिकतर ये काम करते हैं, मतलब लड़का लड़की भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, वो चीज, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये सामंजस्य नहीं बैठाते हैं, यानी कि माता पिता के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठाते हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और हमें ये चीज कर लेना चाहिए, तो वो चीज हो जाते हैं। और इसमें क्या है, स्थिरता की भी कमी होती है। जैसे देखो किशोरी की स्थिरता में कमी होती है, जिसके फलस्वरूप उसमें सामंजस्य करने की शक्ति नहीं होती, इनका व्यवहार स्थिर नहीं होता है, वे जीवन में अनेक आने वाली समस्याओं से समझौता करना नहीं चाहते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि वे अपने परिवार को में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं और घर में एक स्वतंत्र वातावरण होते हैं। क्या है, वातावरण होते हैं, मतलब देखो एक तरीके से कहने का मतलब सामंजस्य यानी कि तालमेल, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करो तीसरे की, तो महत्व की अनुभूति। अब ये टाइम ऐसा होता है कि जब हम ये चाहते हैं कि हमें पेरेंट्स ना एक महत्व दें। आप जैसे देखते हो कि 18 साल का लड़का अगर 12th क्लास में पढ़ रहा है और उसके अच्छे नंबर नहीं आते तो पेरेंट्स थप्पड़ मार देते हैं या फिर कुछ और कर देते हैं, या सुना देते हैं कि तेरे अच्छे नंबर नहीं आए, तू ऐसा है, तू वैसा है। तो बच्चे भी क्या सोचते हैं कि यार अब तो मैं बड़ा हो गया, छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ जो जब देखो तब मार देते हैं, है ना। तो ये है कि महत्व की अनुभूति, हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें इंपॉर्टेंस दें, ठीक है, तो वो चीज है।
तो ये भी समस्याएं देखने को मिलती है। साथ ही साथ करियर की चयन की समस्या, करियर में हम देखते हैं कि हमें क्या चूज करना चाहिए। कई सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, कई सारे बच्चे फांसी लगा लेते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। बहुत सारी चीजें आप लोग को बताने के लिए, देखो फिजिकल एजुकेशन बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें एंटर करो ना तो बहुत सारी चीजें आप देखोगे, समझोगे। मजेदार सब्जेक्ट है। इसके ऊपर तो मैं लेक्चर आप 2 घंटे 3 घंटे सुनते रहोगे, मैं देते रहूंगा। लेकिन बात इतनी टाइम की शॉर्टेज है। आप भी कहोगे कि भैया क्या क्या बता रहे हैं, सर क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। आगे अगर मैं बात करूं तो 5वें की शारीरिक समस्याएं। शारीरिक समस्याएं भी हम देखते हैं कि हमारे शारीरिक समस्याएं भी होती हैं, जैसे लेडीज जो गर्ल्स होती हैं पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखते हो अट्रैक्शन वाली जो चीजें होती हैं, लड़का लड़की देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये सारी चीज भी बहुत चलने लगता है। तो ये भी एक प्रकार की समस्याएं ही होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक अच्छे नेता के कोई 3 गुणों की व्याख्या कीजिए। तो 3 गुण क्या क्या होना चाहिए। पहला, आक्रामक रूप, यानी कि देखने में आकर्षित हो, देखने में हट्टा कट्टा हो कि हाँ भाई लगे कि हाँ ठीक है, बात बोल बहुत अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पीक करे बहुत अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ दूसरे को समझे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बैठा के रखे, यानी कि सामंजस्य बैठा के रखे और दूसरे की फीलिंग्स को समझे। बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, कर्मठ होना चाहिए, यानी कि काम धाम करने वाला होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि बस लीडर बन के बैठा है, काम धाम कुछ नहीं कर रहा है। तो कर्मठ होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। साथ ही साथ देखा जाए कि नैतिक स्तर, उसके अंदर सच्चाई होना चाहिए, बात व्यवहार में अच्छा हो, अच्छा आचरण हो, ये सारा चीज होना चाहिए। ठीक है, आगे और भी कई सारी चीजें हैं जो कि आप लिख सकते हो। साहसिक खेलों के कोई 3 उद्देश्य बताइए। साहसिक खेल वो खेल होते हैं जिसमें हमें साहस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जैसे तैराकी हो गया, पर्वतारोहण हो गया और रॉक लिफ्टिंग हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें क्या होता है कि क्या उद्देश्य होता है। पहला चीज है कि हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, प्रकृति, पंजिंग जंपिंग जो करते हैं वो क्या करते हैं, रस्सी के मदद से वो कूद जाते हैं ना, तो प्रकृति के साथ हम मिलते हैं। जैसे आप देखते हो पर्वतारोहण करते हैं, पर्वत पे जाते हैं, आप देखते हो कि ट्रैकिंग करते हैं, तो हम नेचुरल चीजों से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उससे हम जुड़ना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें प्राकृतिक के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। दूसरा लिखा है कि अतिरिक्त ऊर्जा की उचित प्रयोग। अतिरिक्त ऊर्जा, हम ये चाहते हैं कि अगर आप ट्रैकिंग करते हो तो नई प्रकार की एनर्जी आएगी। आप देखो, आप शहर में रह रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको फीलिंग दूसरी आएगी। जैसे आपको पता है कि कई सारे लोग बोलते हैं कि गांव में चले जाओ, वहां का वातावरण बहुत अच्छा है, क्योंकि हरियाली है, वहां का वातावरण शुद्ध है, इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां नहीं है, तो वातावरण शुद्ध मिलेगा। लेकिन दिल्ली, बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे वातावरण बिल्कुल ही शुद्ध नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो नई नई ऊर्जा हमें मिलती है जब हम नई नई जगहों पे जाते हैं वहां पे। ठीक है, आगे एकाग्रता की शक्ति विकसित करना। एकाग्रता की शक्ति क्या होती है, जब हम कहीं, अब मान लो मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे टेंशन है आप लोग के पेपर का, मुझे टेंशन है कि हर एक बच्चे का भाई इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस हिसाब से क्या होगा। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया मुझे ये बता दो वो बता दो, कैसे पेपर अटेम्प्ट करें, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो हम उनके अकॉर्डिंग चीजों को बताते हैं ना। तो ये लिखा है एकाग्रता विकसित करना। लेकिन अब देखो होता क्या है कि अगर मान लो कि मैं छोड़ के 1 हफ्ते के लिए मैं कहीं चला जाऊं, ठीक है, ट्रैकिंग पे चला जाऊं, तो मेरा पूरा फोकस कहाँ रहेगा, सिर्फ ट्रैकिंग में। आप लोग का बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि हम 1 हफ्ते बिल्कुल ही एंजॉय करेंगे ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, तो एकाग्र रहेंगे, क्या रहेंगे, एकाग्र रहेंगे। तो ये चीज है। आप जैसे देखते हो फोन चलाते हो, पबजी खेलते हो, तो आपके दिमाग में कुछ चलता है नहीं ना, पबजी चलता है ना, तो वही चीज बता रहा हूँ। एकाग्रता की शक्ति विकसित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के विकास में परामर्शदाता का क्या योगदान होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि पहला चीज अगर देखा जाए तो परामर्शदाता क्या कहते हैं, जो परामर्श देते हैं, जो सजेशन देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो सजेशन देंगे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट के हिसाब से देंगे। तो लिखा है कि पहला पॉइंट लिखा है कि परामर्शदाता का कार्य सभी बच्चों की सहायता करना होता है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल है। परामर्शदाता की सहायता एवं सकारात्मक योगदान से इन बच्चों की वृद्धि एवं विकास की दर में बढ़ोतरी होती है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। दूसरा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बचपन से ही व्यक्तिगत शिक्षा का कार्यक्रम देना चाहिए कि इंडिविजुअल। मैंने बोला ना कि किसी बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है, किस बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, हमें कुछ नहीं पता है, तो हमें उनको देखना चाहिए, जानना चाहिए, तब जाके हम उसके हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, आपने एक फिल्म देखा था तारे जमीन पे, अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो छोटा सा लड़का होता है जिसको शब्द इधर उधर दिखाई देते हैं, तो जो आमिर खान आता है उसके चीजों को समझता है और फिर उसके बाद वो चीज को करता है। वही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, न केवल शैक्षिक योग्यता बल्कि भावनात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक तालमेल में सकारात्मक बदलाव लाती है, और इस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे समाज के सभी उपयोगी सिद्ध होते हैं, यानी कि वो भी इतने पढ़े लिखे जाते हैं वो एक तरीके से उपयोगी सिद्ध होते हैं।
तीसरा लिखा है कि परामर्शदाता विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की उनकी विशेषता के अनुसार उनके साथ परामर्श तैयार करते हैं, यानी कि सत्र का आयोजन करते हैं। साथ ही साथ परामर्शदाता व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड जो एजुकेशन प्रोग्राम है इसमें जो अभिभावक होते हैं, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, उनमें बुलाते हैं और चीजों को बताते हैं कि आपका बच्चा ये कर सकता है, इस हिसाब से ऐसा ऐसा कर सकता है। आगे पांचवा लिखा है कि विद्यालयों के अन्य शिक्षकों एवं कर्मचारियों से परामर्श तथा सहयोग कर विशेष बच्चों की आवश्यकता के अनुसार वातावरण उपलब्ध कराने में परामर्शदाता सहायता करते हैं, यानी कि विद्यालय के जो अध्यापक होते हैं उनको बुला लिया, कर्मचारी बुला लिया, साथ ही साथ अभिभावक बुला लिया, फिर चीजों को डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को क्या चाहिए, उस हिसाब से सारी चीज करते हैं। ठीक है, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है? रॉक क्लाइंबिंग के दौरान सुरक्षा। जो रॉक क्लाइंबिंग होती है, हम रस्सी के सहायता से जो चढ़ते हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो पहला लिखा है कि चट्टान आरोहण का प्रशिक्षण प्राप्त करना। आरोहण जब आप करते हो, यानी कि जब चढ़ते हो, तो उसकी ट्रेनिंग प्राप्त कर लो, है ना, प्रशिक्षण करना यानी कि ट्रेनिंग प्राप्त कर लेना। दूसरा लिखा है कि शिक्षा को शरीर को पूरी तरह अनुकूलित करना। अब जैसे मान लो कि आप रॉपिंग कर रहे हो और आप हो खूब मोटे, आपका वजन है 100 किलो का, क्या आप खींच पाओगे अपने आप को? नहीं खींच पाओगे ना, तो पहले ट्रेंड हो जाओ, तब तो वहां पे जाओगे। आगे दूसरा लिखा है कि रस्सी, फीते, स्ट्रैप और खूटियों तथा लंगर आदि का निरीक्षण कर लेना, यानी कि जो रस्सी आपके पास, जो फीते हैं, जो स्ट्रैप हैं, जो खूटियां जो हम बना के रखते हैं, है ना, रस्सियों में, और जो हम रस्सी जहाँ पे बांध के रखते हैं, उन सब चीज का निरीक्षण कर लो ताकि बीच में दुर्घटना ना हो। आगे लिखा है शारीरिक और मानसिक दृष्टि से आरोहण के लिए तैयार होना। आप फिजिकली फिट रहो और साथ ही साथ दिमाग से भी फिट रहो, क्योंकि जब दिमाग में आपको लगेगा कि हाँ मैं रॉप के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, तभी आप रॉपिंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। आगे भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों पर थोड़ा ध्यान, यानी कि थोड़ा उन चीजों पे ध्यान दो, भौतिक सिद्धांत पे भी ध्यान दो। ठीक है, चीजों को जैसे आप देखते हो, हम बुक्स क्यों पढ़ते हैं? बुक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें चीजों की जानकारियां प्राप्त हो, तो हमें रॉपिंग करनी कैसे चाहिए, अपने साइकोलॉजिकल दिमाग का कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारा चीज आपके भौतिक शास्त्र के सिद्धांत में आता है। कौन कौन चीजों को फॉलो हमें करना चाहिए, वो सारी चीज इसी में आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ट्रैकिंग के दौरान सुरक्षा का उपाय, क्या क्या सुरक्षा का उपाय होना चाहिए। तो पहले लिखा है कि पैरों में समुचित जूते पहनना। आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो जूते पहन के करो, पहला चीज तो ये है। दूसरा, कांटेदार कीटों द्वारा काटे जाने से बचने के लिए आप फूल बाजू की जो कमीज पहनो, फूल बाजू होनी चाहिए। साथ ही साथ जो आप पैंट पहन रहे हो वो भी फूल बाजू की होनी चाहिए। हाफ पहन के नहीं, क्योंकि कीड़े लग गए, क्रोच लग गया, कुछ और हो सकता है, तो इस वजह से सेफ्टी का ध्यान पूरा रखें। आगे, गंतव्य स्थान की मौसम रिपोर्ट की जानकारी ले लो। आप किसी ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई बारिश होगा कि नहीं होगा, क्या वातावरण रहेगा, क्या मौसम है, टेम्परेचर क्या है, इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। आगे, आवश्यक सामग्री साथ लेके जाओ, जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज अपने साथ लेके जाओ। आगे, बरसात के मौसम में ट्रैकिंग न करना। बरसात का टाइम आप ट्रैकिंग कर रहे हो, कहीं फंस गए तो क्या हो सकता है, तो इस वजह से बरसात के टाइम पे बिल्कुल ना करो, क्योंकि हो सकता है कि आप फिसलन भी है, फिसल गए, बहुत सारी चीजें। ठीक है, आगे, ट्रैकिंग के करते समय पत्ते और फूल ना खाएं। पत्ते और फूल ना खाएं, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता है कि पत्ते के है कैसे, जहरीले भी पत्ते हो सकते हैं, फूल भी पत्ते जहरीले वाले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से आप वो चीज ना खाएं। आगे, हृदय तथा फेफड़े संबंधी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का ट्रैकिंग न करना, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हृदय से वो है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, फेफड़े से संबंधित बीमारियां हैं, तो वो सब ट्रैकिंग ना करें। तो इस तरीके से ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा पढ़ने में, और ऐसे ही आपको हर एक चीज की वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो एक चीज है, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडों में शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो भी इस चीज को लाभ ले पाए। और हाँ, एक चीज और मैं बोल दे रहा हूँ कि आप कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी बनती है, क्योंकि इतनी सारी मेहनत तो हमारी होती है। और साथ ही साथ अच्छे नंबर लेके आना, याद रखना सारे बच्चे अच्छे नंबर चाहिए, क्योंकि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं आप लोग के लिए। इतना मेहनत कर रहे हैं जितना अपने टाइम पे भी नहीं करते थे। ठीक है, अगर मैं अपने टाइम पे करता तो 100 पे 100 आते हैं हमारे। ठीक है, लेकिन फिर भी 90 अब आए थे, तो चलो इस बात की खुशी है कि चलो उतने आए तो थे कम से कम। लेकिन इतनी मेहनत जितना आप लोग के साथ करते हैं, अगर उतना हम कर ले होते तो आज कहीं और ही होते एक तरीके से। लेकिन हमारा जो मोटिव है, जो हम बनना चाहते थे, जो करना चाहते थे, हमारे शिक्षक का उद्देश्य था, हम शिक्षक बन चुके हैं। लेकिन आप लोग को ट्रेंड करना, अच्छे से पढ़ाना लिखाना, ये सारी हमारी जिम्मेदारी है, तो हम कर रहे हैं।
बाकी आपकी जिम्मेदारी है, बच्चों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर।